ये वीडियो दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा सर। वेट। अब दिख रहा है? यस सर, चल रहा है अटक अटक के, लेकिन चल रहा है। चल जाएगा सर। बस चलने दो, जिंदगी भी ऐसे ही चल रहा है अटक अटक के। हैप्पी गुड फ्राइडे सर। सेम टू यू। ठीक है, तो देख लिए बकेट व्हील एक्सकेवेटर में क्या होता है, कैसे वो एक्सट्रैक्ट करता है, देन लोड करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है। इंट्रोडक्शन सर। बकेट। हाँ, क्या हो गया किसी को? ठीक है, पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर अभी वीडियो देखे तो देखे कितना बड़ा मशीन है ये। छोटा सा इंसान जो है, छोटा सा इसके क्रॉलर के नीचे भी आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा, इतनी बड़ी मशीन है। ये बेसिकली अभी यूज होती है नवेली लिग्नाइट में, और उसके अलावा तो मुझे पता नहीं कहाँ यूज होती है। वहीं पे यूज होती है क्योंकि वहाँ का कोल जो है
वो इजीली इससे कट हो जाता है, ठीक है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज अ मल्टी बकेट कंटिन्यूअस एक्सकेवेटर, जो सामने में जो एक्सकेवेट कर रहा था, जो खोद रहा था उसको उसमें मल्टी बकेट लगे हुए थे, और जिसपे बकेट माउंटेड है उसको बोलते हैं व्हील, इसीलिए बोलते हैं बकेट व्हील एक्सकेवेटर। बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज अ मल्टी बकेट कंटिन्यूअस एक्सकेवेटर. Continuous digging with its machine is done with evenly spaced bucket on the periphery of rotating wheel. तो ये जो मशीन है ये कंटिन्यूअस डिग करती है, ठीक है। तो ऐसी कोई मशीन बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स जैसी नहीं है जो कंटिन्यूअस डिग करे। ड्रैग लाइन भी जो है वो ब्लास्टेड मटेरियल को डंप करने के लिए यूज की जाती है। सरफेस माइनर कट करता है, ठीक है। तो और कोई ऐसी अभी मशीन सर ये क्या बोलते हैं ओपन कास्ट में नहीं आई जो कंटिन्यूअस डिगिंग मशीन हो, विद मशीन डन विद इवनली स्पेस्ड बकेट on the periphery of rotating wheel. Once the material is dug by the bucket, it flows into continuous stream wire transfer to the conveyor system, which is turn support it to the discharge point. तो बकेट व्हील में जैसे ही बकेट जो है एक्सकेवेट करता है उसको फिर ट्रांसफर करता है कन्वेयर में। इट फ्लोज इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम वायर ट्रांसफर टू कन्वेयर। कन्वेयर मतलब जैसे कन्वेयर बेल्ट होता है वैसे ही वहां अंदर में भी माउंटेड होता है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो उसी में जो है मटेरियल वो ट्रांसफर होता है, विच इज टर्न सपोर्ट इट टू द डिस्चार्ज पॉइंट, जो कि डिस्चार्ज पॉइंट तक जाता है। समटाइम्स ये डिस्चार्ज करता है रेलवे वैगन में भी, अगर जैसे पोल वोल हो तो उसको अगर वैसा अरेंजमेंट हो तो रेलवे वैगन में भी डिस्चार्ज करता है, और ओबी हो तो उसको डंप कर देता है। तो मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो करता है बकेट व्हील एक्सकेवेटर। द व्हील्स आर एडजस्टेबल इन आरपीएम एंड माउंटेड 6 to 18 बकेट ऑफ इक्वल साइज। इसमें जो बकेट जो है इक्वल साइज 6 to 18 बकेट रहते हैं इक्वल साइज के। द बकेट व्हील एक्सकेवेटर वेयर फर्स्ट developed to handle only the easy digging material such as soft coal in Germany. तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो है पहली बार सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट कोल के लिए यूज किया गया था जर्मनी में। बट विद द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, मेटलर्जी ऑफ बकेट एंड टिथ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हाई स्पीड स्टील कॉर्ड बेल्ट्स, तो इन सब के जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते गया तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में, मेटलर्जी, बकेट के मेटलर्जी में, टिथ में, ये सब चीजों में मॉडिफिकेशन हुआ। तो ये अब हार्ड चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी बन गया। द BWs are finding the application to dig medium to medium hard digging materials such as hard pottery clays, oil shales, etc. तो अब जो है बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो है मीडियम टू मीडियम हार्ड जो है चीजों को भी डिग कर सकता है। ये इसका फोटो, अभी तो पूरा वीडियो देख लिए, ठीक है। ये क्रॉलर माउंटेड होता है, समटाइम्स रेल माउंटेड भी होता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो कट करता है उसको बोलते हैं टेरेस कट, ठीक है। ये गेट में एक बार आया था और मेरे ख्याल से इस साल या इसके पिछले साल ही आया था टेरेस कट। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो कट बनाता है उसको बोलते हैं टेरेस कट। कट करने के बाद ऐसा लगता है जैसे छत टाइप का हो, इसीलिए उसको बोला जाता है टेरेस कट। यहाँ से कट करने के बाद ये जो व्हील है और व्हील में जो है बकेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बकेट एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेट करने के बाद, कट करने के बाद यहाँ पे डंप करते हैं। फिर ये बूम में जो कन्वेयर लगा होता है वो जाके यहाँ पे डंप करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर वो जहाँ पे जाना होता है डिस्चार्ज पॉइंट पे, whether it is a railway wagon or whether it have to dump in a dump yard, तो वहां पे जो ये बूम है वो वैसे डंप करता है, ठीक है। ये जो है काउंटर वेट है और सुपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे, काउंटर वेट है। तो ये जो
सामने का जो हैवी बूम है इसको बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है काउंटर वेट। ये अभी जो बकेट व्हील एक्सकेवेटर है ये क्रॉलर माउंटेड है। इसमें आपको 4 क्रॉलर दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो क्रॉलर्स इमेजिन कर सकते हो 4 क्रॉलर से कि कितना हैवी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये यहाँ से पूरा 360 डिग्री में जो है स्विंग करता है। जनरलाइज्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर अंडर ऑपरेशन। तो अब एग्जाम में जो है ये आएगा क्वेश्चन, तो ये ऐसी एक डायग्राम जो है आपको ये वाला बनाना है। सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। ये क्रेन यहाँ पे बनाना है, फिर यहाँ पे 3-4 बूम है। एक बूम ये है, एक बूम ये है, एक काउंटर वेट है, क्रॉलर माउंटेड है, बकेट है, व्हील है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इसका। The bucket wheel ranges from 1.5 to 21 मीटर in diameter। तो बकेट का जो व्हील है, ये जो इसको बोलते हैं व्हील, तो it ranges from 1.5 to 21 meter diameter। Number of buckets generally varies from 66 to 20। Capacity of each bucket ranging from 0.25 to 6 cubic meter। ठीक है, तो कैपेसिटी जो है 0.25 to 6 क्यूबिक मीटर जो है रहता है एक बकेट का। इसमें जनरली क्वेश्चन जो है गेट में ऐसा आता है कि आपको प्रोडक्शन कैलकुलेट करना रहता है। व्हील का आरपीएम दिया रहता है, उसमें बकेट दिए रहते हैं, बकेट की वॉल्यूम दी रहती है, स्वेल फैक्टर दिया रहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको इसका प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है कि पर आवर कितना प्रोडक्शन दे रहा है या पर डे कितना प्रोडक्शन, जितना भी जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसमें प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? बकेट की वॉल्यूम, ठीक है, व्हील का आरपीएम और स्वेल फैक्टर। और कुछ चाहिए क्या? नंबर ऑफ बकेट। हाँ, नंबर ऑफ बकेट, यस। ठीक है, तो इन सब चीजों से आप जो है इजीली प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और CSVTO एग्जाम में आएगा तो सिंपल आपको डायग्राम लिखना है, इसका ऑपरेशन बताना है, और जो जो चीजें एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेबिलिटी बताना है, कहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, ये बताना है, और इनका पूरा कंस्ट्रक्शनल फीचर बताना है। प्रिंसिपल ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करता है वो तो अपन देख ही चुके हैं कि कैसे ऑपरेट करता है, फिर भी लिटरेचर में देख लेते हैं। A bucket wheel excavator generally comprises of bucket wheel which can be rotated to bring successive bucket into engagement with the ground structure to be excavated। ठीक है, तो व्हील घूमते रहती है और उसके बाद बकेट जो है एक के बाद एक एक्सकेवेट करते जाता है, जो भी अर्थ क्रस्ट में, वेदर इट इज अ सॉइल, रॉक, कोल और जो भी होगा वो एक्सकेवेट करते जाता है। मटेरियल इज torn from the structure raised to higher level and dumped from the bucket। तो जैसे ही व्हील घूमता है तो मटेरियल जो है एक्सकेवेट होता है, बकेट में फिल होता है, और उसके बाद जब बकेट जो है टॉप पे पहुंचती है व्हील के, तो फिर वो बकेट से गिर के कन्वेयर में डंप हो जाता है। The bucket are provided with teeth to cut into the material। At least one bucket wheel belt is provided to carry away the material dumped to the buckets। To guide this material onto the bucket wheel conveyor belt, bucket wheel chute can be provided। तो ये गाइड करने के लिए कि ताकि वो सही से गिरे कन्वेयर बेल्ट में, शूट जो है प्रोवाइडेड होता है। शूट मतलब समझते होगे, जो फनल टाइप का होता है उसे बोलते हैं यस सर। शूट। ठीक है, द बकेट व्हील कन्वेयर बेल्ट। The bucket wheel conveyor belt in turn can dump the excavated material from the chute into the receiving chute for a dumping conveyor belt which displaces the excavated material still further to an end of the dumping conveyor। तो यही पूरा
जो एक्सकेवेशन से डंप तक का जो प्रोसेस है वही बताया हुआ है। इट कैन डंप द एक्सकेवेटेड मटेरियल फ्रॉम शूट इनटू द डिफरेंट शूट, एक शूट से डिफरेंट शूट में जो है डंप करता है। तो आप वीडियो में देखे ही होंगे कि कैसे जो है कन्वेयर जो है एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर, दूसरे कन्वेयर से तीसरे कन्वेयर तक, फिर जहां मटेरियल जाना होता है वहां पहुंच जाता है। This places the still further and dumping conveyor belt which can be overhang a dump truck to other heavy motorized vehicle for carrying away the excavated material. Okay. The dumping conveyor belt can also have a drum over which the belt passes, at which the excavated material is discharged into the truck position below. तो एक डंपिंग कन्वेयर को जो है उसमें से जो अपन ट्रक में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रक में डिस्चार्ज करते हुए कम ही दिखा है, वैसे ये डंप और रेलवे वैगन में डिस्चार्ज करते हुए होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। इसका ड्राइव सिस्टम दिया हुआ है, कैसे ड्राइव करता है। जैसे गाड़ी में इंजन जो है शाफ्ट को घुमाता है, शाफ्ट में गियर होता है, गियर से फिर शाफ्ट होता है, फिर वो जो है रियर व्हील को घुमाता है, उसी टाइप का होता है इलेक्ट्रिक मोटर जो है टर्बो कपलिंग से शाफ्ट से जुड़ा होता है। इंटरमीडिएट गियर बॉक्स रहता है ताकि स्पीड और टॉर्क जो है मेंटेन रख सके। यूनिवर्सल शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, बकेट व्हील गियर और ये बकेट व्हील, इस तरीके से जो है ये एक दूसरे को रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर से इसी तरीके से जो मोशन है वो पास होता है बकेट व्हील तक। एप्लीकेशन, कहाँ एप्लीकेबल है बकेट व्हील एक्सकेवेटर? हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें भी हैं, वो कहाँ एप्लीकेबल होंगी फिर। The formation are soft to medium hard. बकेट व्हील एक्सकेवेटर वहीं एप्लीकेबल है जहां पे जो ओवरबर्डन है या जो मिनरल है उसकी फॉर्मेशन जो है सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड, ठीक है। ज्यादा हार्ड होगी तो वो जो ड्रम बोल रहा हूँ, जो बकेट है वो जो है एक्सकेवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहीं एप्लीकेबल होगी जहां पे सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड जो है फॉर्मेशन रहेगा। The formation are free of geological disturbances. तो फॉर्मेशन जो है जो भी मिनरल का फॉर्मेशन है वो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से फ्री होना चाहिए, क्योंकि फोल्ड फॉल्ट या अभिषेक चंद्रा, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो फॉर्मेशन में जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस नहीं होना चाहिए। जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस रहेगा तो ये मशीन जो है रास्ते में ही अटक जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है, इसको थ्रू आउट द फ्लो में काम करना रहता है। और ठीक है, अगर ज्यादा जियोलॉजी फॉल्ट हुआ या कुछ डाइक आ गया बीच में, कुछ इस टाइप का हुआ, तो ये मशीन जो है आगे काम नहीं कर पाएगी। द फॉर्मेशंस ऑफ फ्री ऑफ बोल्डर्स, बीच में जो है बोल्डर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो भी है वहां पे बीच में बोल्डर नहीं होना चाहिए या हार्ड रॉक नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड रॉक या बोल्डर हुए देन अगेन ये मशीन जो है कट नहीं कर पाएगी और उसके चलते फिर आगे भी जो है काम नहीं हो पाएगा। The formation are such that it will not clog the wheel, transfer point belts etc causes of stickiness or pressure buried vegetations or such other things. So the geological formation
ऐसा होना चाहिए कि जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है इट शुड नॉट क्लॉग द व्हील, व्हील को चोक नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं है जो भी फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो व्हील जो है हमेशा घूमते रहना चाहिए, ऐसा ऐसी जगह पे जो है काम करेगा। अगर किसी वजह से मान लो व्हील रुक जाता है, कोई वेजिटेशन हो वहां पे, पेड़ पौधा हो, कुछ हो, transfer point belts, it will not clog the wheel transfer points belts, it's because of stickiness, कोई sticky चीज हो, प्रेशर ऑफ बरीड वेजिटेशन, कोई बरीड वेजिटेशन हो, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि व्हील को जो है मूव करने से, रोटेट करने से रोके। सिलेक्टिव माइनिंग ऑफ इंटरबेडेड ओर एंड वेस्ट इज नेसेसरी। ठीक है, तो सिलेक्टिव माइनिंग ऑफ इंटरबेडेड ओर, इंटरबेडेड ओर मतलब दो ओर के बीच में जो है एक और एक ओवरबर्डन है या इसी टाइप का कुछ इंट्रूशन है, तो इसको बोलते हैं इंटरबेडेड ओर। एंड वेस्ट इज नेसेसरी, तो अगर मान लो इंटरबेडेड ओर है तो आपको सिलेक्टिव माइनिंग करना होगा। तो पहले जैसे जो दो ओर के बीच में वेस्ट है तो पहले ओर को पहले निकालो, इस टाइप से। ठीक है, कंटिन्यूअस वर्किंग इज पॉसिबल, इसमें हमने देखा कि कंटिन्यूअस वर्किंग जो है पॉसिबल है। सीधा कटिंग होता है, उसके बाद लोडिंग इन द कन्वेयर, कन्वेयर लोडिंग से फिर ये डंप होता है। हाँ बोलो निखिल। सर वो ये वाला समझ नहीं आया सर, ये इंटरमीडिएट वाला कैसे काम करेगा? अगर से पहला निकालेगा फिर बीच को छोड़ देगा? नहीं, बीच को क्यों हैंगिंग। छोड़ेगा? इंटरबेडेड मतलब देखो दो ओर के बीच में जो है ओवरबर्डन है, इंटरबर्डन यस सर। बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो पहले वाले अच्छा। को पहले पहले ऊपर वाले को पहले निकालेगा, उसके बाद नीचे वाले को। और सर जो बीच का है वो? उसको भी तो डंप करना पड़ेगा ना, तभी तो मशीन तो उसके ऊपर ही चलेगी ना। फिर तो सेलेक्टिव माइनिंग कैसे होगा जब उसको भी निकालना पड़ ही रहा है तो? सेलेक्टिव माइनिंग ऑफ इंटरबेडेड ओर एंड वेस्ट इज नेसेसरी। सिलेक्टिव माइनिंग किसे बोलते हैं हम? जब जो और चाहिए अपने को उसको निकाले, बाकी को छोड़ दे, हाँ, जो जो कम वैल्यू का रहे। सिलेक्ट, हाँ तो अब देखो उसके बीच में जो इंटरबर्डन है वो तो निकालना ही पड़ेगा। ओपन कास्ट माइनिंग में बिना इंटरबर्डन निकाले आप नीचे वाले ओर को तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, यस सर। तो इसके टर्म में वही सिलेक्टिव माइनिंग है कि एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर जो है वैसे निकालना पड़ेगा, इफ देयर इज अ इंटरबेडेड ओर। और सर अगर 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 ये बीडब्ल्यू यूज नहीं यूज कर रहे हैं और सिंपल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग यूज कर रहे हैं, तब भी तो ये कर सकते हैं। तब भी क्या कर सकते हैं? तभी तो ये सिलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल हो जाएगा। पहले जो फर्स्ट वाला लेयर है अपना हम्म। ओबी का कोल का, वो निकाल लेते हैं, फिर ओबी हम्म, को अलग साफ कर लेंगे, फिर दोबारा फिर कोल निकाल लेंगे। दोबारा पॉसिबल खोल है। निकाल लें, हाँ वो भी पॉसिबल है। लेकिन ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन है और ये कटिंग, तुरंत कटिंग लोडिंग और ये ऑपरेशन है ना, तो इसलिए ये ज्यादा, इफ द ओर इज कटेबल विद द बकेट देन इट इज ओर और इंटरबर्डन जो भी है वो इजिली अगर कट हो जाते हैं तब तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर ज्यादा अच्छा है। तो जो अच्छा, मतलब ये नवेली हो गया है। लिग्नाइट में जो है वहां पे यस सर। ऐसा फीचर है, जो फॉर्मेशंस है वो इजिली बकेट से कट हो जाते हैं या बकेट व्हील एक्सकेवेटर से कट और लोड हो जाते हैं, तो वहां पे ये यूज किया जाता है। लेकिन बाकी जगह जो है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि जो जो भी ओवरबर्डन में जो भी रॉक होते हैं, सैंड स्टोन शेल वगैरह होते हैं, वो इजिली जो है कट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का यूज किया जाता है। ठीक है सर। रिजर्व इज लार्ज एंड एमिनेबल टू हाई रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो रिजर्व जो है वो लार्ज एंड एमिनेबल टू हाई रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, रिजर्व जो है लार्ज होना चाहिए। लार्ज इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप अगर इतनी बड़ी मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, ये कम से कम 200 300 हो सकता है 500 करोड़ की होगी, तो अगर आप इतनी बड़ी मशीन इंस्टॉल कर रहे हो तो रिजर्व जो है लार्ज होना चाहिए ताकि आप इजिली पे बैक कर सको। और रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, फॉर हाई रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, वर्किंग एंड कटिंग एंड डिगिंग डन बाय lateral block method और full block method। कटिंग ज्योमेट्री देख लेते हैं।
in lateral block method, the machine travels parallel to the high wall with the crawler offset. ठीक है, long deep benches और terraces are cut along the high wall. High wall मतलब समझते हो? High wall जैसे हाँ सर, जो पतला सीम के ऊपर हो। क्या हो? सर जो जैसे अगर कोल का सीम पतला है उसके ऊपर जो ओबी होगा उसको हाई वॉल बोलेंगे। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है, मान लो ये बेंच है ऐसे, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। हाँ तो फिर ये वाली जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं हाई वॉल। इसको बोलते हैं हाई वॉल। ठीक है, और हाई वॉल माइनिंग जानते हो क्या होता है? कोई बता सकता है हाई वॉल माइनिंग के बारे में? सर बताऊं सर? बताओ। दिलेश नायक अपना म्यूट कर लो। सर हाई वॉल माइनिंग मॉडर्न माइनिंग मेथड है। हाँ इसमें ना थिन सिम्स को जो 1.5 मीटर से कम थिकनेस के होते हैं उनको भी हाँ एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल है। हाँ। इसमें हाई माइनर्स यूज करते हैं। वो ना जैसे सीसीएम होता है ना उसकी तरह उसमें भी वो जिग होते हैं कटिंग हम्म, कटिंग के लिए। और हम्म, उसको इंसर्ट करते हैं मशीन के अंदर, तो कट करके निकालते रहता है। हम्म, और ऊपर का ओवरबर्डन डिस्टर्ब नहीं होता। और इसमें सर सपोर्ट का जरूरत नहीं है, गैस वैस का दिक्कत नहीं होता क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है ये। और बहुत इससे थिन सिम का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। जो बहुत सारे थिन सिम वेस्ट हो जा रहे थे ना कोल माइंस में, तो उसको निकालना पॉसिबल है तरीके से। ठीक है, सही है। तो हाई वॉल माइनिंग में क्या होता है, जब अपन ओपन कास्ट माइनिंग से चले आ रहे हो और हमको एक पॉइंट पे आके पता चलता है कि अब जो है ओवरबर्डन निकालना हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब ओवरबर्डन निकाल लेंगे तो हमको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो तब जो है, और तब जो अपन को कोल निकालना हो तो अपन ऑप्ट करते हैं हाई वॉल माइनिंग। ठीक है, जिसमें ओवरबर्डन को नहीं निकालना हो और हमें कोल को एक्सट्रैक्ट करना हो। तो इसके लिए एक मशीन आती है, ठीक है, जो मशीन का नाम है हाई वॉल माइनर। हाई वॉल माइनर एक मशीन होती है जिसके सामने में ऑगर टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। मतलब ऑगर मतलब बड़ा सा स्क्रू टाइप का जो होता है ना वो। तो वो मशीन जो है यहाँ से बाहर से ऑपरेट करके ये यहाँ पे ऐसे कट करके जो है वो जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकाल लेती है। ठीक है, तो ये हाईवॉल जो ये मशीन जो है ये हाईवॉल माइनर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाईवॉल माइनिंग। तो हाईवॉल माइनिंग में क्या होता है, जो ऊपर का ओवरबर्डन होता है, ऊपर का जो ओबी होता है उसको हम रिमूव नहीं करते हैं विथ सम रीजन। ऊपर में कोई मॉन्यूमेंट हो, कुछ हो, इम्पोर्टेंट वेजिटेशन हो या प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो उसको ओवरबर्डन को रिमूव नहीं करते हैं। और जो हाई वॉल माइनर होता है उससे विद द हेल्प ऑफ दैट उससे हम सीम्स को जो जो कोल है या जो भी और है उसको निकालते हैं। तो इसमें अंदर में कोई सपोर्ट अपोर्ट किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ऐसे निकाला जाता है विद द गैप, थोड़ा थोड़ा गैप रख रख के फिर निकाला जाता है। तो इसमें कोई कुछ सपोर्ट अपोर्ट कुछ जरूरत नहीं पड़ता। तो ये था हाई वॉल माइनिंग के बारे में। ठीक है, अपन फिर आ जाते हैं अपने ठीक है, तो lateral block cutting, the machine travels parallel to high wall with the crawler offset. Long deep benches or terraces are cut along the high wall. Along the high wall आप ये देख रहे हो कि कैसे जो है एक के बाद एक कट किया गया है। Starting at the top, the angle of swing into the high wall in the form of 10 to 90 degree to the direction of travel.
तो एंगल ऑफ स्विंग जो है उसकी 10 to 90 डिग्री रहती है, ठीक है। यहाँ पे मशीन खड़ी होगी तो 10 डिग्री से 90 डिग्री तक to the direction of travel in generally requires a machine equipped with the long boom। तो जो lateral block method में होता है उसमें लॉन्ग बूम जो है मशीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये था लेटरल ब्लॉक मेथड, ये कटिंग का जो कैसे कैसे काट रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? दूसरा है फुल ब्लॉक मेथड। इन फुल ब्लॉक मेथड the wheel travels parallel to the high wall removing a block with which is the function of wheel cutting radius। आप ये जो wheel देख रहे हो, ठीक है, wheel ये कैसे ऊपर से नीचे जो है, ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। मतलब इसमें 3 टेरेसेस है, 1 2 3, और ये 1 by 1 ऐसे जो है कट कर रहा है। सेक्शन व्यू, प्लान व्यू, सेक्शन व्यू, प्लान व्यू, और ये आइसोमेट्रिक व्यू। कहाँ थे? हाँ, high wall moving block with which the function of wheel cutting radius and swing arc। Optimum block width is normally achieved with swing angle of 80 degree to the high wall and 45 to 50 degree on discharge sides। तो ऑप्टिमम ब्लॉक विड्थ जो है वो अचीव होता है कितना? 80 डिग्री में, और 45 to 50 डिग्री ऑन डिस्चार्ज साइड। थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ठीक है। तो कैपेसिटी जो है वो कैसे निकालेंगे? सर पिछला स्लाइड समझ नहीं आया। ये काटने का कैसे काट रहा है वो बताया गया है। जो ये जो व्हील है ना, कटिंग व्हील है, ठीक है। ये कटिंग व्हील जो है ऊपर से नीचे मूव कर रहा है और ये ऐसे काट रहा है। और ये वाले में जो ये स्विंग कर रहा है, ठीक है, लाइक पेंडुलम, ये ऐसे स्विंग करते हुए काट रहा है। तो ये कटिंग टेक्निक को बताया गया है, ठीक है, कैसे काट रहा है। तो सर इसका लैंग्वेज इन फ्लो फुल ब्लॉक मेथड ये वाला, द व्हील ट्रैवल पैरेलल टू हाई वॉल। हाँ, हाई वॉल बताया ना मैं। तो व्हील विल ट्रेवल पैरेलल टू हाई वॉल। सो दिस इज हाई वॉल, ये हाई वॉल है, और ये व्हील है, तो इट इज गोइंग पैरेलल टू द हाई वॉल। The wheel travels parallel to high wall, removing a block width which is the function of wheel cutting radius। The wheel is moving parallel to the high wall, ठीक है। ये wheel है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। The wheel travels parallel to the high wall। हाँ सर आगे। ठीक है। थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ये अपन पहले भी डिस्कस कर लिया इसी में, कि क्या क्या आपको प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इनर वॉल्यूम ऑफ सिंगल बकेट इन लीटर, लीटर इन आइदर इन लीटर और इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो किसी में भी रहे तो आप निकाल लोगे। नंबर ऑफ बकेट डिस्चार्ज्ड, कितने बकेट्स हैं, और स्वेल फैक्टर। स्वेल फैक्टर तो क्या होता है पता ही होगा मेरे ख्याल से, कि मटेरियल जो है कट करने के बाद या ब्लास्ट करने के बाद उसकी वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं स्वेल फैक्टर, कि कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। सपोज 1 मीटर क्यूब का मटेरियल ओरिजिनली था और उसको काटने के बाद 1.2 मीटर क्यूब हो गया, तो उसकी स्वेल फैक्टर होगी 1.2। स्वेल फैक्टर कई बार 1 से कम रहता है, तो ऐसे में कुछ कुछ बुक्स में यूज किया जाता है वो जो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्वेल फैक्टर यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। नंबर ऑफ बकेट्स इन अ व्हील, n इज आरपीएम, ठीक है। ये केस 2, कटिंग हाइट और डिगिंग डेप्थ। विथ रेस्पेक्ट टू कटिंग हाइट और डिगिंग डेप्थ भी हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है स्विंग स्पीड, कटिंग हाइट, डिगिंग डेप्थ। मीटर, इतना मीटर पर मिनट स्विंग हो रहा है कट, जिसमें इतना हाइट कट कर रहा है और डेप्थ कट कर रहा है।
ठीक है, तो आप सिंपली अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा। फिर स्वेल फैक्टर अगर होगा, इसमें स्वेल फैक्टर दिया होगा तो स्वेल फैक्टर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने, जैसे सर्विस फैक्टर डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑन कंडीशन एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी, इट वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 0.7। ये सर्विस फैक्टर है, ठीक है, कि कितना एफिशिएंसी है मशीन की, उस हिसाब से। एडवांटेजेस ऑफ BWE। BWE की क्या एडवांटेजेस है? ठीक है सर एक बार दोनों स्लाइड दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था। सर नेक्स्ट वाला भी, मतलब प्रीवियस वाला इससे। ले लिए? हाँ सर प्रीवियस वाला। हाँ सर हो गया। हो गया। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ BWE, बकेट व्हील एक्सकेवेटर के क्या एडवांटेजेस हैं? ये some of the advantages of BWEs have compared to other type of excavator are more stable in pit slopes or both high wall and spoil heap। ये मशीन जो है ज्यादा स्टेबल है as it is on crawler, 4 to 5 crawlers, it is more stable on pit slopes for both high wall and spoil heap। wider working space, तो इसको जो है वाइडर वर्किंग स्पेस